बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां पे एक बहुत ही अजीब सा रूल फॉलो किया जाता था। बात दरअसल ये थी कि वहां पे जो भी राजा बनता था वो सिर्फ 5 साल के लिए ही वहां पे राजा बन सकता था और 5 साल बाद उसे एक ऐसे जंगल में जाके छोड़ दिया जाता था जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है। राज्य की सुरक्षा के लिए बोला जाता था कि ये रूल फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हर कोई आंख बंद करके इस रूल को फॉलो करता था। न कई अच्छे लोगों को मौका दिया जाता था राजा बनने का, जिसमें से कई लोग मान जाते थे, सोचते थे कि यार 5 साल में अपनी जिंदगी को अच्छे से ऐश से जी लेता हूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही करके कई सारे राजा आते थे जाते थे। न इसी राज्य में इसी प्रथा के हिसाब से एक नया राजा चुना जाता है। न ये जो राजा होता है वो बहुत ज्यादा डरा होता है, बिकॉज उसे ये चीज पता होती है कि वो कैसा भी राजा बन जाए, अच्छा या बुरा, 5 साल बाद उसे जंगल में भेज दिया जाएगा। तो उससे बचने के लिए वो तरकीबें सोचने लगता है। वो राज्य के अलग अलग समझदार लोगों से बातें करने लगता है कि वो क्या क्या कर सकता है। तभी उस राजा को एक बहुत ही समझदार इंसान के बारे में पता चलता है, जो राज्य के सभी बड़े मसलों को बहुत इजीली हल कर देता है। जब वो उसके पास जाता है और अपनी समस्या बताता है तो वो समझदार इंसान उसे एक बहुत प्यारी सी लाइन बोलता है। वो बोलता है कि याद रखो, जिंदगी जैसी चल रही है जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वैसे ही चले। जब तुम राजा बनोगे तो तुम्हारे पास पावर होगा और उस पावर का यूज करके तुम बहुत कुछ बदल सकते हो। ना ये चीज समझने के बाद वो क्या करता है कि दूसरे राजाओं की तरह, पुराने राजाओं की तरह सिर्फ अय्याशियां करने के बजाय वो पहले तो ये चीज का पता लगाता है कि जो बात है वो सच भी है कि नहीं। वो अपने कुछ सिपाहियों को भेज देता है जंगल में, जहाँ पे उसे छोड़ा जाएगा 5 साल बाद, और पता लगाने बोलता है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, जिससे उसे मालूम पड़ता है कि हाँ ये बात बहुत सच है। जैसे गाँव में अफवाह फैली थी कि वो जो जंगल है ना वो बहुत ही ज्यादा घना है, वहाँ खाने पीने के लिए कोई चीज नहीं है, एक तालाब है लेकिन वो भी बहुत गंदे पानी से भरा हुआ है, और वहाँ पे ऐसे कई सारे जानवर है जो इंसान को आराम से खा सकते हैं। इनफैक्ट उन सिपाहियों को वहाँ पे कुछ कंकाल भी दिखते हैं जो उन्हें लगते हैं कि पुराने राजाओं के थे। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसी उस नए राजा को मिलती है, वो क्या करता है, अगेन वो बैठने के बजाय, अपनी राजगद्दी एंजॉय करने के बजाय, वो धीरे धीरे इससे रिलेटेड प्रोएक्टिव होके एक्शंस लेना स्टार्ट करता है। वो बिना सबको बताए अपने कुछ सिपाहियों को वहाँ पे भेज के धीरे धीरे जो जंगली झाड़ होते हैं वो कटवाना स्टार्ट कर देता है। वहाँ के जो जानलेवा जानवर है उन्हें एक एक करके पकड़ना स्टार्ट करता है और उन्हें दूसरे जंगलों में भेज देता है। कुछ को मार देता है और कुछ को वहाँ से भगवा देता है। वो उस जंगल के आसपास धीरे धीरे करके फेंस बनवाना स्टार्ट करता है। ये सारी चीजें होने के बाद वो इस किंगडम के गरीबों को वहाँ भेज देता है और वहाँ पे उनसे खेतियां करवाता है, फसल करवाता है खाने पीने की। वो उनकी बहुत मदद करता है, उनके लिए पैसा भेजता रहता है और वहाँ की नदी साफ करा के उसका पानी भी अच्छा कर देता है, जिसकी हेल्प से ही धीरे धीरे वहाँ पे एक बस्ती बनना स्टार्ट हो जाती है। कुछ साल बाद वो वहाँ पे रोड बनवाना स्टार्ट कर देता है जो कई सारे बड़े बड़े शहरों से मिली होती है, जिसके जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि वो एक जंगल धीरे धीरे एक गाँव बन जाता है और गाँव से फिर वो एक शहर बन जाता है जहाँ कोई भी इंसान आराम से अपनी जिंदगी बिता सके। वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो उस राजा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसने उनकी बहुत सारी मदद की होती है, और यही सारी चीजें करने की वजह से उसके 5 साल खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद जब वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसे छोड़ा जाता है, तो वो खुशी खुशी वहाँ पे चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पे उसने एक शहर बना के रखा है जहाँ पे जब वो जाता है तो लोग खुशी खुशी उसका वेलकम करते हैं और उसे उस शहर का राजा बना देते हैं, और जिसके बाद वो जिंदगी भर वहाँ एक राजा की तरह रहता है। ना देखो दोस्तों, ये जो कहानी है ना उसमें आपको लगेगा कि यार ये जो राजा ने किया वो तो बहुत कॉमन सेंस था, लेकिन जैसा कि वोल्टेयर बोलते हैं कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। पहले के जो राजा थे उनके पास भी वो ऑप्शन था कि वो लोग भी ये सारी चीजें कर सकते थे, बट उन्होंने ये चीज करी नहीं। अब आप बोलोगे कि यार वो लोग कितने बेवकूफ है, बट सच तो ये है कि ऐसे आजकल आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को आज पता है कि वो लोग जिस हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं, कुछ सालों बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं, वो एक सैड लाइफ की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता होता है, बट स्टिल वो लोग इस बारे में कुछ भी नहीं करते हैं और धीरे धीरे आप बोल सकते हो उन राजाओं की तरह मौत की तरफ बढ़ते रहते हैं। देखो, एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जो है ना, जेम्स क्लियर, वो बोलते हैं कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। स्टोरी के एग्जांपल से बताओ तो उन राजाओं की तरह भी 2 तरीके के लोग होते हैं। मैक्सिमम लोग उन राजाओं की तरह होते हैं जो अभी में जीते हैं, अभी में अय्याशी करते हैं, उनके पास जो भी चीज है अभी में मजे करने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर का जरा भी नहीं सोचते हैं, जैसे जिंदगी जहां लेके चले जाए वहां चले जाते हैं। और दूसरी तरफ बस कुछ लोग होते हैं जो समझदार राजा की तरह होते हैं, जिन्हें पता होता है कि आगे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, वो मर भी सकते हैं, इसलिए लोग पहले से उस चीज की तैयारी करने लग जाते हैं। जो भी इस चीज उनके हाथ में है एटलीस्ट वो करने की कोशिश करते हैं, और कई बार ये चीज करने की वजह से वो लोग अपनी जिंदगी पूरी तरीके से बदल भी देते हैं। अपना फ्यूचर वो लोग बदल देते हैं जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करके। सो अभी आपके पास भी चॉइस है कि आपको इन दोनों में से कौन सा इंसान बनना चाहिए। वेल ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, आपको दूसरा टाइप का इंसान बनना चाहिए जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करे। लेकिन एक बात याद रखो, ये सारी चीजें रातों रात नहीं होती है। उस समझदार राजा ने भी ऐसा नहीं किया था कि वो 4 साल उसने मजे किया, आराम किया और फिर आखिरी के साल में उसने सोचा कि मैं सब कुछ कर लूंगा। अगर वो वैसा करना चाहता तो कुछ नहीं होता था और वो भी पक्का मर जाता। उस राजा ने भी पहले दिन से ही धीरे धीरे एक्शन लेना स्टार्ट करे, धीरे धीरे एक एक करके चीजें की। जो चीज आपको भी करना चाहिए, आपको भी डेली अपने आप को बस 1% बेटर बनाने पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ये चीज कंटिन्यूअसली करोगे तो आप कुछ सालों में इतने बदल
फैल जाओगे, इतने पावरफुल बन जाओगे कि लोग आपको पहचान भी नहीं पाएंगे। अब वो कैसे करना है? वेल, उसके लिए मैं आपको एटॉमिक हैबिट्स के कुछ बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ, जो मैंने खुद अपनी लाइफ में अप्लाई किए हैं चेंजेस लाने के लिए। और आपको वीडियो के एंड में मैं अपने टीम मेंबर की भी बात बताऊंगा कि कैसे उसने इन प्रिंसिपल्स का यूज किया अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत काम का वीडियो होने वाला है। अभी देखते हैं उन पावरफुल प्रिंसिपल्स को जो आपको 1% बेटर बनने में बहुत इजीली हेल्प करेगा। येल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी ऑफ एजिंग के ऊपर एक स्टडी करी गई थी, जो स्टडी पूरे 23 इयर्स तक चली थी। स्टडी में बेसिकली ये करा जाता था कि कई लोगों से ये बात करा जाता था, उनसे पूछा जाता था कि उनकी जो बढ़ती हुई उम्र है उसे वो कैसे देखते हैं। 9 लोगों से जब ये पूछा जाता था तो मैक्सिमम लोग 2 में से 1 तरीके के ही रिप्लाई करते थे। पहला ग्रुप वो था जो एजिंग के बारे में बहुत पॉजिटिव बातें करता था कि कैसे वो लोग बड़े होते जा रहे हैं, वो जिंदगी को बहुत पीसफुली देख रहे हैं, तो उनको जिंदगी में और पीस मिल रहा है, वो स्मार्ट होते जा रहे हैं, उन्हें जिंदगी के तौर तरीके और अच्छे से समझ में आ रहे हैं जो पहले उन्हें नहीं आते थे। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो वो अपनी एजिंग को पॉजिटिव लाइट में देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जो लोग थे वो लोग एजिंग को काफी नेगेटिव व्यू से देखते थे। वो लोग बोलते थे कि यार मेरी बॉडी खराब से खराब होती जा रही है, उम्र के साथ साथ मेरी बीमारियां बढ़ने लग गई है, और ऐसी चीजें चलती रही तो पता नहीं मेरा क्या होगा। बेसिकली उनके बहुत नेगेटिव व्यूज थे अपनी एजिंग को लेके। अब अगर आप पूछो कि स्टडी का आउटकम क्या निकला, तो वेल देखो कि 23 साल की स्टडी से रिसर्चर्स ने ये पाया कि 660 लोगों में से जिन लोगों के एजिंग के बारे में बहुत पॉजिटिव व्यूज थे, वो लोग बाकी पार्टिसिपेंट से ऑन एवरेज 7.6 इयर्स ज्यादा जिए। जो अगर आप इमेजिन करके देखोगे ना तो ऑन एवरेज के हिसाब से बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ एक्सरसाइज, डाइट वगैरह तो इंक्लूड भी नहीं करा गया है। फिर भी सिर्फ पॉजिटिवली सोचने की वजह से आप बोल सकते हो लोगों के 7 साल बढ़ गए जिंदगी के। और इसका रीजन ऑथर बताते हैं क्योंकि अगर किसी चीज को लेके आप पॉजिटिव रहोगे ना तो आप नेचुरली उससे रिलेटेड फिर पॉजिटिव एक्शंस भी लोगे। अगर आप अपनी एजिंग को पॉजिटिवली लेते हो तो आपके दिमाग में आएगा कि यार मुझे ना अभी काफी जिंदगी जीनी है, तो क्यों ना मैं हेल्दी होकर जिंदगी जीऊं, क्यों ना मैं हेल्दी फूड पे फोकस करूं, एक्सरसाइज करने पे फोकस करूं ताकि मैं अच्छा दिखूं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नेगेटिव व्यू रखते थे वो लोग ऐसा सोचते थे कि यार एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों ना खा पी के मरा जाए, एक्सरसाइज करने से क्या ही फायदा होने वाला है, जो फिर उन्हें नेगेटिव एक्शंस की तरफ और फोकस करवाता था और उनकी एक नेगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर देता था। देखो ऑथर बोलते हैं ना कि हमारी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग कोई चीज सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बदलेंगे तो हम लोग का फोकस सिर्फ 2 चीजों पे जाता है, हमारा एक्शंस और हमारे रिजल्ट्स। जैसे कि अगर आपको आपका वेट कम करना है तो आप लोग क्या करोगे, आप एक्शन के बारे में सोचोगे कि हाँ मुझे जिम करना है, मुझे डाइट पे फोकस करना है, और फिर आप रिजल्ट देखोगे आईने में कि कितना मेरा वेट कम हो रहा है, आप वजन करोगे कांटे पे। अगेन फोकस सिर्फ 2 चीजों पे रहता है, जबकि एक तीसरा एलिमेंट पे है जिसके ऊपर ज्यादातर लोग फोकस नहीं करते हैं लेकिन करना चाहिए। बिकॉज देखो ऑथर के अकॉर्डिंग है ना, ये पूरा जो चेंज, बिहेवियर चेंज का प्रोसेस होता है ना, वो 3 लेयर्स में होता है, जहां रिजल्ट सबसे आउटर लेयर होता है जो सबसे एंड में आता है, जिसके बाद सेकंड लेयर आता है एक्शंस, लेकिन उससे पहले भी एक लेयर आता है जो बुलजाय होता है, वो होता है आपकी आइडेंटिटी। आप उस एक्शंस के बारे में कैसा सोचते हो जो आप ले रहे हो, आपके बिलीव्स क्या है। जब आपकी आइडेंटिटी स्ट्रांग रहती है तो फिर वो आपको एक्शंस लेने के लिए ट्रिगर करती है। अगर आपकी आइडेंटिटी, आपके बिलीव्स, आपकी सोच नेगेटिव है तो वो आपको नेगेटिव एक्शंस लेने पे फोकस करवाएगी, जिसकी वजह से फिर आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव दिखेंगे। जबकि अगर आपके आइडेंटिटी, आपके बिलीव स्ट्रांग रहेंगे तो उसकी वजह से आप पॉजिटिव एक्शन लेके लॉन्ग टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। इसलिए अपने बिलीव पे हमेशा काम करते रहो। और वो एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, वेल उसके लिए मैं जो आपको एंड में स्टोरी बताने वाला हूं ना, जो मेरे टीम मेंबर ने खुद किया है रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए, वो स्टोरी से आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाना है, अपनी पॉजिटिव आइडेंटिटी, अपने बिलीव्स और अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बना के। उसके बाद फिर आता है रूथलेस एलिमिनेशन। तो एक बार क्या होता है कि एक बाप अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, जहां वो नोटिस करता है कि रेस्टोरेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब है, एकदम गंदा सा एनवायरनमेंट, टेबल टूटी हुई है और उसका खाना भी इतना अच्छा नहीं था। जिसके ऊपर उनका बेटा ही बोल देता है कि डैड हम लोग तो गरीब है, पर ये रेस्टोरेंट का मालिक तो अमीर लगता है, फिर भी ऐसे क्यों चला रहा है, इसे सही क्यों नहीं कर देता ना। ये जो बात होती है वो उसके डैड को काफी लॉजिकल लगती है। इसीलिए जब बिल आता है तो वो रेस्टोरेंट के मैनेजर से पूछता भी है कि इस रेस्टोरेंट की हालत इतनी खराब क्यों है। जिसके ऊपर वो मैनेजर बोलता है कि एक्चुअली में ये रेस्टोरेंट इतना अच्छे से चलता नहीं है, इससे हमारा इतना प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसे अच्छा बनाने के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। हमारा जो ओनर है उनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो जो सामने खड़ी ट्रक है ना उससे आता है, वो जो ट्रक है उससे सामान आता जाता है और उससे उनको प्रॉफिट होता है, इसलिए वो रेस्टोरेंट पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं ना। ये सुनने के बाद वो जो डैड होता है ना वो बाहर जाता है कुछ टाइम बाद और चुपके से जाके वो इंजन में कुछ तो कर देता है, उस ट्रक के कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद वो ट्रक कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाती है ना। ये बात को 3 साल बीत जाते हैं। 3 साल बाद उनका बेटा वापस से वही रास्ते से गुजर रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो उस पुरानी रेस्टोरेंट की जगह पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया है, जिसे देखकर उसे क्यूरियोसिटी होती है। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और ओनर से जाके पूछता है कि यहाँ पे तो पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, उसका क्या हुआ। तो वो जो ओनर होता है वो बताता है कि एक्चुअल में ये वही रेस्टोरेंट है, बस मैंने इसे बहुत बड़ा बना दिया है। और फिर जब वो और तहकीकात करता है, पूछता है कि ये सब कैसे हुआ, तो वो उसे बता देता है बातों बातों में। वो बताते हैं कि कैसे 3-4 साल पहले उसका एक ट्रक भी था जिससे उसे बहुत पैसे आते थे,
लेकिन फिर कुछ तो हो गया जिसकी वजह से उसका ट्रक खराब हो गया और उनकी कमाई बंद हो गई, जिसके बाद उन्हें अपना पूरा ध्यान इस रेस्टोरेंट पे देना पड़ा इसकी इनकम बढ़ाने के लिए। और जब उन्होंने ये चीज़ करना स्टार्ट करी, रेस्टोरेंट पे ध्यान दिया, उसमें चीज़ें थोड़ी बदली और कस्टमर्स पे फोकस करने लग गए, खाना पे फोकस करने लग गए, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को हमारा रेस्टोरेंट पसंद आने लग गया और वो बहुत मशहूर भी हो गया। इनफैक्ट ये हमारे शहर का पहला 5 स्टार रेस्टोरेंट बना। इनफैक्ट इसके बाद मैंने 5 और रेस्टोरेंट्स खोले। देखो दोस्तों, आपको पता है ये जो वर्ड है ना प्रायोरिटी, वो ईयर 1400s में इंग्लिश डिक्शनरी में डाला गया था। और जब डाला गया था तो उसका सिर्फ एक ही मतलब था द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। नौ 500 सालों तक ये वर्ड सिंगुलर ही रहा, बट फिर 1900s में इसको चेंज करके प्लूरल बना दिया गया और वहां पे वर्ड आ गया प्रायोरिटीज, जिसके बाद से आज तक हम लोग प्रायोरिटीज पे फोकस करते हैं। यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टास्क जो हमें करने हैं, हमें स्कूल, कॉलेज, जॉब, हर जगह प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 ऐसी चीजें सिखाई जाती है, जो कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत सारी चीजें अर्जेंट है। लेकिन सच तो यह है कि हमारे माइंड के लिए किसी एक चीज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पे काम करना ही, फोकस कर पाना ही पॉसिबल है। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में अपनी आइडेंटिटी पता चलने के बाद, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग कराने के बाद सिर्फ उन कामों पे फोकस करना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल वॉरेन बफेट की एक स्टोरी बहुत अच्छे से बताती है कि कैसे एक बार जब वो प्लेन में जा रहे थे तब उन्होंने क्या किया था कि उनके बाजू में जो बैठा था आदमी, जो बहुत ज्यादा परेशान था अपनी जिंदगी में, उससे उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हारी जिंदगी के टॉप 25 गोल्स क्या है, उसे एक पेज पे लिख दो। तो उसने एक एक करके वो 25 गोल्स लिखे। फिर वॉरेन बफेट ने कहा इनमें से टॉप जो 5 सबसे प्रायोरिटी वाले गोल्स है उनको सर्कल करो और बाकी बचे जो 20 गोल्स है उसे अलग पेपर पे लिख के फाड़ दो और सिर्फ 5 गोल्स पे फोकस करो। नई जो एक्सरसाइज है वो चाहे तो आप भी कर सकते हो, जो आपको एलिमिनेशन करने में हेल्प करेगी, आपका मेंटालिटी बनाएगी। आजकल हमें ऐसा लगता है कि हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सब चीज़ करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एलिमिनेट करने पे फोकस करना है और सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना है जो एक्चुअल में करना जरूरी है। देखो तो बोलते हैं किसी भी हैबिट को फॉर्म होने के लिए बस 3 स्टेप्स की जरूरत होती है, जिसे 3 आवर्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन भी बोला जाता है, जहां आर सबसे पहले स्टैंड करता है रिमाइंडर के लिए, जो हमें सिग्नल देता है कि हमें इस हैबिट के ऊपर काम करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके फोन में नोटिफिकेशन आती है तो ये आपको रिमाइंडर देता है कि आपको आपका फोन चेक करना है। फिर रूटीन समझो, आप मोबाइल उठाने के बाद मे भी पहले इंस्टाग्राम पे कुछ देर स्क्रॉल करते हो, फिर आप जाके फेसबुक खोलते हो, शायद ट्विटर खोलते हो, तो आपका एक रूटीन बना हुआ रहता है। और जैसे आप ये रूटीन को फॉलो करते हो आपको रिवॉर्ड्स भी मिलता है, डोपामिन, नई नई चीजें देखने की वजह से, नए नए वीडियोस देखने की वजह से, और ऐसी आपकी हैबिट फॉर्म हो जाती है। ना देखो ऑथर बताते हैं ना, यूजुअली जो बैड हैबिट्स होती है ना उनमें हमें जो रिवॉर्ड होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, इसलिए हम उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। स्मोकिंग, पॉर्न, ड्रग्स, सोशल मीडिया, इवन प्रोक्रास्टिनेशन, इन सभी हैबिट्स के जो रिवॉर्ड होते हैं ना वो हमें बहुत जल्दी मिल जाते हैं, मजा आता है बहुत जल्दी, बहुत कम से कम टास्क करे हुए। जबकि जो गुड हैबिट्स होती है ना उनके रिजल्ट जो होते हैं वो क्विक नहीं मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप आज एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज करने के बाद सीधा आईने में देखोगे और आपके 6 पैक निकल जाएंगे, नहीं, आपको कई महीनों लगेंगे अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए। अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप कल से ही जीनियस बन जाओगे, नहीं, कुछ साल बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे उन बातों ने आपके डिसीजंस को, आपकी जिंदगी को चेंज किया है। इसलिए गुड हैबिट फॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगेन इस 3 आवर्स को समझते हुए आप अपने आप को 1% बेटर बना सकते हो बहुत इजी तरीके से। और अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने टीम मेंबर का, जिसने इन प्रिंसिपल्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया न्यू हैबिट्स बनाने के लिए। देखो मेरे टीम मेंबर बताता है ना, जो फर्स्ट पैंडेमिक की वेव आई थी, जब सब लोग घर में बंद हो चुके थे, तब उसका जो दिमाग है वो बहुत रेस्टलेस हो गया था, वो कोई भी चीज पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। बट क्योंकि उसने कई सारी बुक्स में पढ़ा था कि मेडिटेशन बहुत पावरफुल होती है, लाइफ चेंजिंग होती है, इसलिए उसने सोचा कि चलो मैं ये हैबिट अपने अंदर लेके आता हूँ। लेकिन एक्चुअली सच तो ये था कि ये चीज उसने पहले भी बहुत बार सोची थी, बट कभी भी उसकी मेडिटेशन की हैबिट नहीं बन पाई थी। इसलिए फिर उसने इस बुक के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना स्टार्ट किया। 1% बेटर बनाने के लिए उसने सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग कराने पे फोकस किया, अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग कराने के लिए। उसने क्या किया कि उसने मेडिटेशन से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस देखना स्टार्ट किए, अलग अलग बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी, साइंटिफिकली मेडिटेशन कैसे हेल्प कर सकता है ये सब चीज़ के बारे में रिसर्च करी, रेडिट के फोरम्स ज्वाइन करे, ऐसे लोगों से बातें करी जो लोग मेडिटेट करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो बिलीव्स थे, उसका जो माइंडसेट था मेडिटेशन को लेके, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। उसकी एक स्ट्रांग आइडेंटिटी क्रिएट हो गई कि मुझे भी मेडिटेशन करना है, और ये चीज़ वो डे बाय डे करने लग गया, जिससे डेली उसका जो बिलीव था वो 1% करके बढ़ने लग गया कि उसे मेडिटेशन करना चाहिए। इसके बाद उसने कई सारी चीज़ों को एलिमिनेट भी किया। जैसे पहले उसे लगता था कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें करना चाहिए मेडिटेटर बनने के लिए, बट नहीं, उसने बस एक सिंपल सी चीज़ करना स्टार्ट करी 3 आवर्स ऑफ हैबिट फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए। ना हैबिट फॉर्मेशन करने के लिए उसने क्या किया कि उसने अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट से इस नई हैबिट को लिंक करना स्टार्ट किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल वो जब भी सुबह पहले उठता था तो वो पहले सुबह सुबह कॉफ़ी बनाता था अपने लिए, जिसमें उसको यूजुअली 4 मिनट लगते थे ना। ये जो 4 मिनट थे ना बीच के, उसमें वो यूजुअली बैठता था, मोबाइल स्क्रॉल करता था, टाइम पास करता था या फिर लेट जाता था। तो उसने उस 4 मिनट का जो वेस्ट जा रहे थे उसका यूज़ करना स्टार्ट किया। उसने सोचा कि मैं इस 4 मिनट में मेडिटेट करूंगा, जो उसने फिर करना स्टार्ट किया।
कभी उसने 30 सेकंड्स मेडिटेट किया, कभी 1 मिनट, बट ऐसे ही वो 4 मिनट को हर दिन यूटिलाइज करता था मेडिटेट करने के लिए। वो डे बाय डे 1% इंप्रूव होने लग गया इस चीज में, और ऐसे ही उसने एक रूटीन बना ली। कॉफी बनाना उसके लिए एक ट्रिगर साबित हुई सुबह उठ के। फिर उससे रिलेटेड उसने एक रूटीन बनाई कि जब तक कॉफी बन रही है तब तक मैं मेडिटेशन की प्रैक्टिस करूंगा। ये हो गया रूटीन। इसके बाद रिवॉर्ड क्या था, 4 मिनट बाद उसकी कॉफी रेडी हो जाती थी, जो उसे पी लेता था, जो उसका रिवॉर्ड होता था, क्योंकि उसे कॉफी पीना पसंद था। ऐसी जब उसने ये चीज धीरे धीरे रोज करना स्टार्ट करी तो धीरे धीरे वो 1% इंप्रूव होने लग गया और उसने अच्छे से इस हैबिट को अपनी जिंदगी में लेके आया। सिमिलरली आप भी इन प्रिंसिपल्स का यूज करके हैबिट फॉर्म कर सकते हो, अपने आप को 1% बेटर बना सकते हो डेली, जो आपको करना भी चाहिए ना। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनने में इंटरेस्टेड हो, मेरी तरह कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको ये चीज सिखाने वाला हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, वो जाके अगर आप भरोगे, अपने बारे में कुछ डिटेल्स डालो ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप कौन हो एग्जैक्टली क्या है। जिसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप है हमारा DBC का, जिसके अंदर मैंने एक फ्री मिनी कोर्स बना के डाला हुआ है, वो जाके आप देख लो। प्लस उसके अंदर फिर एक्सक्लूसिव कंटेंट भी मैं डालता रहूंगा और मैं आप लोगों से कनेक्टेड रहूंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली क्या क्या करके मैं आप लोगों को ये चीजें सिखा सकता हूँ कंटेंट क्रिएटर बनना। सो अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो कंटेंट क्रिएट करना, कंटेंट राइटिंग, थंबनेल मेकिंग, वीडियो मेकिंग, एनिमेशन, एडिटिंग, ये सारी चीज़ें जो मैंने खुद करी है अपने आप को ग्रो करने के लिए, इस चैनल को ग्रो करने के लिए, वो सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पिछले 6-7 सालों में सीखी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके सिखाने वाला हूँ। बट उसके लिए पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, गूगल फॉर्म भरो, मिलते हैं वहाँ पे। और अगर आप ऐसी फ्री में बुक की समरीज हर हफ्ते लेते रहना चाहते हो, बिना बुक पढ़े बुक सी बातें सीखते रहना चाहते हो मेरे थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। थैंक यू सो मच। आप जो वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो व्हाट्सएप पे, उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।